नमस्कार, आर्यन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। भारी बारिश का कहर दिल्ली वासियों पर टूटकर बरस रहा। आलम यह है कि अब लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सहित सभी संस्थानों पर ताला जड़ दिया गया है। सभी सार्वजनिक संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। उधर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा, जिसे लेकर राजनीति का पारा गर्म है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। उधर बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता में ये स्वीकार कर चुके हैं कि दिल्ली का सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि ऐसी विपदा का सामना किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार भी दिल्ली में भारी बारिश पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीते दिनों अमित शाह ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा से वापस लौटे दिल्ली, तो उन्होंने सबसे पहले बारिश के बारे में दिल्ली के एलजी से बातचीत की और दिल्ली का हालचाल जाना। उधर सीएम योगी ने शनिवार को गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और वहां जनता को दी जा रही सुविधाओं को परखा। इस मौके पर उन्होंने राहत और बचाव का भी निरीक्षण किया है। जा चुके हैं और निगरानी की व्यवस्था के साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि अतिवृष्टि और कभी कभी ऐसे समय में आपदा आती है जब लोगों को उसकी संभावना नहीं रहती है। खासतौर पर विगत वर्ष आपने देखा होगा कि अक्टूबर माह में आपदा का सामना हम सबको करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन सब परिस्थितियों से हम तैयार हैं। बाढ़ चौकी की दृष्टि से भी लगभग 28 बाढ़ चौकी अभी से प्रस्तावित करके उनको तैयार करने का कार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, राहत आयुक्त विभाग के साथ साथ यहाँ पे प्रभावित क्षेत्रों में जो संभावित क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, वहाँ पे नौकाओं की व्यवस्था के अलावा अन्य सभी प्रकार की जरूरी सामग्री के बारे में भी अभी यहाँ पर प्रशासन के साथ बातचीत हुई है और प्रशासन ने पहले से ही इसके बारे में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमें पूरा विश्वास है कि गत वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर इस तटबंध को जब 7.5 लाख क्यूसेक वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था, तब भी तटबंध को बचाए रखने में काफ़ी बड़ी उस समय सफलता प्राप्त हुई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई हुई है। वहीं बाढ़ से हुए नुकसान से और भूस्खलन की चलते आई आपदा से निपटने के लिए राहत कार्य चलाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत देने की मांग की है और कहा है कि राज्य बारिश के कहर से जूझ रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने के लिए देने के लिए राहत नियमावली में बदलाव किया जाएगा। तकरीबन 75,000 में से अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो तकरीबन 67,000 पर्यटकों को हम निकाल चुके हैं। 12,000 से के करीब गाड़ियों को हमने मनाली से निकाल दिया है। मनाली शहर के इर्द गिर्द 90% जो टूरिस्ट है वो उसको हम निकाल चुके हैं। जो कुछ टूरिस्ट हमारा अभी फंसा है वो कसोल में है, तीर्थन वैली में है, सब सेफ है। सबको खाने पीने का हम इंतजाम कर रहे हैं, पूरी सामग्री वहाँ पहुँचा रहे हैं और इस आपदा के समय, इस त्रासदी के समय मैं कुल्लू की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेहमानों को देवभूमि की संस्कृति से परिचय करवाया। 3 जगह रामशिला चौक में जब रात को गाड़ियों की लंबी लाइन हम निकाल रहे थे, 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया। मंडी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया।
लोग जल्दी में थे कि किसी ना किसी तरह से निकले। 2-2 हजार गाड़ी ट्रैफिक में थी। पुलिस को सेक्टर्स में बांटा गया और वहाँ पीडब्ल्यूडी स्टाफ, हमारे जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उन्होंने वहाँ खुद उसका निरीक्षण किया और हम पहले दिन जो ओट में फंसी हुई 2500 गाड़ियां थी उनको निकाल। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम तो हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बीते दिन यानी शनिवार को शुरू हुई बारिश एक बार फिर दिल्ली के लिए आफत लेकर आई। शनिवार को तेज बारिश के कारण दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से तालाब बन गई। राजघाट से लेकर ITO तक पानी पानी हो गया। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के कारण वाहन सड़कों पर रेंगते रहे और पूरी दिल्ली जाम से दो चार होती रही। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान ने दिल्ली के लिए टेंशन बढ़ा दी है। IMD ने कहा कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना है, यानी अगर बारिश की रफ्तार बढ़ती है तो दिल्ली के लिए मुसीबत भी बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर ढाने के बाद अब बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बारिश का सामना कर रही, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश तबाही मचा रही है। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं। घाट के पास बने कुछ छोटे मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको बाढ़ के हालातों पर एक बार दिखा देते हैं कि यूपी के वाराणसी में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट से दूसरी तस्वीर, जहां पर बाढ़ की वजह से आवागमन किस तरीके से प्रभावित हुआ है, और तीसरी तस्वीर में MP के सागर से ये तीसरी तस्वीर है, जहां पर बाढ़ की वजह से सड़कें लबालब भरी हुई हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व CM उमा भारती ने सीहोर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम प्रचंड मतों से चुनाव जीतेंगे, हम हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम तो जीतने के लिए लड़ेंगे, तो मैं अभी से क्यों कुछ कहूं। पूर्व CM से जब पूछा गया कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये JP नड्डा बताएंगे। बता दें कि पूर्व CM उमा भारती सीहोर में कार्यक्रम के दौरान पहुंची थी। इस दौरान पटवारी भर्ती मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने जांच की घोषणा कर दी है। महाकाल से प्रार्थना करूंगी कि हमारे राज्य का, हमारे देश का और पूरे संसार का सभी की भगवान रक्षा करे और कल्याण करे। इसलिए मैं गणपति बप्पा को प्रणाम करने आती हूँ। और ये जो हाथ में लिए हूँ, ये मेरे को दिया जाता है और ये महाकाल को चढ़ाया जाएगा गणपति बप्पा की तरफ से। हाँ बोलो। मध्य प्रदेश का जो चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? ये तो आपको जगत प्रकाश नड्डा से पूछना है। नहीं, अभी मोदी जी का नहीं, दिया जगत प्रकाश नड्डा बताएंगे, वही ठीक है। तो सही। शिक्षा में घोटाले को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें व्यापक तीसरा आ गया। इसमें आपको अब हमारी पार्टी ने भी, हमारी सरकार ने भी शायद जांच की घोषणा कर दी है, तो सच सामने आ जाएगा। अरे हम प्रचंड मतों से जीतेंगे साहब। आपने आशीर्वाद दे दिया शिवराज जी को दोबारा? मैं तो शिवराज जी को क्या, सबको आशीर्वाद दे देती हूँ, तो उनको भी दे दिया। मैं तो जो मेरी जहाँ आएगा उसकी झोली खाली नहीं भेजती हूँ। मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन तिलक को तिलक को कलाबा लगाना बहुत निजता का अधिकार है। इसका हनन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई अड़चन नहीं है। अड़चन आती है जिसमें कि आप कुछ ऐसा पहने जिससे दूसरे को समझ में ना आवे कि आप हैं कौन। अब इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं ना। तिलक को कलावा तो ऐसी जैसे बाल हैं, मूछ है, ऐसा है नहीं सच्चाई। लेकिन अगर आपकी बात में कोई सच्चाई है तो मैं इसका अनुमोदन करूंगी कि लोगों को तिलक का। यूपी के CM योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरे नजरिए से देख रहे हैं
कि हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। आज यहां पे किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्य वाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियों में जो व्यापक बदलाव आए हैं उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं। याद करिए, 36 लाख करोड़ ये सामान्य राशि नहीं, ये बहुत बड़ी राशि है। और उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्थित रूप से इसका निवेश होगा, 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना लेकर के आएगा। 1 करोड़ युवाओं को लेकर लोग अब उत्तर प्रदेश को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। उधर भारी बारिश के चलते हिमाचल में हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार ने दूसरी ग्रांट भी जारी कर दी है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से प्रदेश सरकार को 181 करोड़ की दूसरी ग्रांट जारी की गई है। इस बात का खुलासा शुक्रवार शाम को बिलासपुर नगर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। जेपी नड्डा ने कहा कि इससे पहले केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से पहली किश्त में 180 करोड़ रुपए जारी किए थे और अब कुछ दिन के भीतर ही प्रदेश सरकार को दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। आप भी सुने। हम सब लोग आज हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान और ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसकी जानकारी लेने और लोगों से मिल करके उनके सुख दुख को जानना, इस हेतु हम सब लोग आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने स्थान स्थान पर जाने का तय किया था। सबसे पहले हम पंचवक्त्र मंदिर मंडी गए और वहाँ लोगों से भी मिले। वहाँ एक ब्रिज टूट गया था, उसके चलते जो नुकसान हुआ उसको भी देखा और जो लोग वहाँ पर उसके कारण नुकसान में पड़े हैं उसको भी हमने जाना। उसके बाद हम पंडोह गए और पंडोह में भी बाजार में जिस तरीके से प्रकृति का रौद्र रूप पानी के कारण हुआ और बाजार के अंदर जो नुकसान हुआ और साथ ही साथ 100 साल पुराना पुल वह भी टूट गया था, जिसके कारण 4 विधानसभाओं का जो जंक्शन था वह एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वहां भी हमको देखने का मौका मिला और जो हमारे जो वहां की जनता स्थानीय थी जिनका बसाव की आवश्यकता है और जिनको नुकसान हुआ उनके साथ भी मुलाकात करने का हम सबको मौका मिला। वहां से सासे होते हुए मनाली में आलू ग्राउंड पे गए और नेशनल हाईवे का जो 4 लेन था उसका जो नुकसान है उसको हम लोगों ने देखा और देखने के साथ साथ जो आलू ग्राउंड पे नुकसान हुआ है और जिस तरीके से बिल्डिंग्स समाप्त हो गई हैं और वहां बिल्कुल एक तरीके से बोल्डर्स ही बोल्डर्स पड़े हैं, लगता भी नहीं है कि यहाँ पर कभी मकान हुआ करते थे, ऐसी स्थिति भी देखी। मूल 2 काम हैं। आज हमने प्रशासन के लोगों से बातचीत की और प्रशासन के लोगों के साथ बातचीत करते हुए वहां से लौट करके बिलासपुर आया तो यहाँ भी मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमने बातचीत की और बिलासपुर का भी जायजा लिया और बिलासपुर में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। कल अनुराग जी कुछ हमीरपुर के क्षेत्रों का दौरा करेंगे और परसों बिलासपुर के क्षेत्रों का नैना देवी और घुमारवी जहां जहां नुकसान हुआ है वहां आप जाएंगे। उधर जहानाबाद से बीजेपी के महामंत्री विजय सिंह की 13 जुलाई को मौत हो गई थी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि लाठी चार्ज में घायल होने के बाद उनकी मौत हुई थी। बीजेपी नेताओं के इस दावे को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने गलत ठहरा दिया है।
इनका कहना है कि जिस वक्त डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया गया उस वक्त विजय सिंह वहां नहीं थे। लाठीचार्ज की घटना के बाद विजय सिंह जेपी गोलंबर से छज्जू बाग की ओर अपने साथी के साथ जाते दिखे थे। अभी तक जो भी जांच की गई उसमें उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान हालांकि नहीं मिले हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हम लोगों ने जो घटना हुई थी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेशन के दौरान, उस संबंध में उन्हें एक जांच रिपोर्ट मांगा था अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और एसपी सेंट्रल जो है उनसे। तो वो एक तो जांच रिपोर्ट हम लोगों को प्रारंभिक आ गई है और पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। और बहुत लोग आप लोगों में से इंडिविजुअल फ़ोन कर करके कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको आपके साथ बैठक करके हम लोग बैठ करके डिस्कस कर लें। कोई मन में प्रश्न है तो उसको भी हम लोग स्पष्ट कर दें। तो जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि 13 तारीख को गांधी मैदान में सभा करने के लिए अनुमति ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके बाद पोस्टर बैनर इत्यादि के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा मार्च की भी तैयारी की गई है। और एक आवेदन भी उन लोगों ने दिया था अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ कि विधानसभा मार्च किया जाएगा, तो उसकी अनुमति उस पर कोई लिखित रूप में नहीं दी गई थी। और गांधी मैदान में जो सभा हुई उसकी अनुमति प्रॉपर थी, उसकी बुकिंग थी गांधी मैदान की। और उसके बाद वहाँ से जब मार्च निकला है, लोग निकले हैं साथ में, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बार उनको समझा बुझा करके जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर रोका जाए। फिर वहाँ पर नहीं रुके हैं तो फिर डाक बंगला चौराहे पर पूरा नाकेबंदी प्रशासन के द्वारा की गई, जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर थे। तो ये एक परंपरा रही है कि हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे कोई भी जुलूस या प्रदर्शन नहीं जाने देते हैं। मैक्सिमम लिमिट वही है हम लोगों की। और धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल निर्धारित है, और अगर अनुमति ली गई है तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है। लेकिन जुलूस जो रहा है उसको हम लोग डाक बंगला से आगे क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसके कई कारण हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र एक तरह से है, वो संवेदनशील क्षेत्र भी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का परिसर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, महामहिम राज्यपाल का भवन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, विधानसभा है, सचिवालय है। एक तरह से वो अति सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे किसी भी प्रोसेशन को नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई पूर्वाग्रह या किसी से कोई फेवर करने की बात नहीं है। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक विधानसभा सत्र के दौरान ही, उसको भी डाक बंगला पर ही रोका गया था और बलपूर्वक रोका गया था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लोजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसको भी यहीं रोका गया था। बल्कि कुछ लोग वो लोग गुरिल्ला टाइप का दूसरे रूट से हड़ताली मोड़ पर भी पहुंच गए थे, तो फिर वहां जाकर के फाइनली रोका गया था। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और इसका एक कारण और है कि डाक बंगला चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं कि हर्ट है, और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाक बंगला चौराहा पर नहीं पहुँचे लोग, या कोई पहुँचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। तो इसी क्रम में वहाँ नाकेबंदी की गई थी, और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे, और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और रिपोर्ट भी आई है। वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे और गिरा भी दिए। हम लोगों ने जो घटना हुई थी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेशन के दौरान, उस संबंध में उन्हें एक जांच रिपोर्ट मांगा था अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था। उधर गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय गुलरिहा में दोपहर के भोजन में राजमा चावल परोसा गया। उस खाने में कीड़े पड़े थे। खाना आते ही कीड़े देखकर बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। उन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया। हालांकि बच्चों की बीमार पड़ते ही ये घटना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। सूचना मिलते ही
बड़े बड़े आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बच्चों के अभिभावक भी स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर चुके थे। चरगावा के बालापार स्कूल में भी यही भोजन पहुंचने की खबर थी। हालांकि वक्त रहते ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया था। हाथ हटाइए तुरंत। दिख रहा बारे में उसके बारे में क्या कहेंगे? कैमरे पर से हाथ हटाइए तुरंत। सर जी, राजमा सब्जी में कीड़ा था, इसीलिए हम लोग खाना नहीं खाए, खाना छोड़ दिए। अच्छा, खाना मिला था लेकिन तुम लोग खाए नहीं? नहीं सर जी, इसमें कीड़ा था ना, इसीलिए हम लोग नहीं खाए। अच्छा, कौन बताया कीड़ा है उसमें खाने में? सर जी, हम देख गए इसमें। सर जी, राजमा सब्जी में कीड़ा था, इसीलिए हम लोग खाना नहीं खाए। ये विकासखंड चरगावा के सराय गुलरिया का प्रकरण है। यहाँ अक्षय पात्रा के द्वारा भोजन आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकरण में हम लोगों के संज्ञान में आया, क्योंकि आज उन्होंने राजमा की सब्जी दी थी और राजमा की सब्जी जो मूलांकुर होता है, उसका जो मूल निकलता है, उसमें जो अंकुरित चने की तरह, तो कुछ लोगों को ये समझ में आया कि ये कीड़ा है और इस तरीके से बच्चों में भय का माहौल उत्पन्न हुआ। कुछ बच्चे उल्टी करने लगे, उनको हम लोगों ने CHC पे भर्ती कराया। अब सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सब अपने घर जा चुके हैं और हम लोगों ने इसकी जांच भी खास सुरक्षा अधिकारी से कराई। उन्होंने भी सैंपल की जांच की और राजमा में जो उन्होंने मूलांकुर होता है उसकी पुष्टि हुई है, कोई कीड़ा उसमें नहीं था। तो कितने बच्चे भर्ती किए? लगभग 50 बच्चे गए थे, सभी स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। अक्षय पात्रा और भी विद्यालय में अक्षय पात्रा आज ही की डेट में लगभग 10,000 बच्चों को भोजन कराया है। केवल एक ही विद्यालय में ऐसी घटना घटित हुई है। तो हम लोग उसकी जांच ही करा रहे हैं कि आखिर इस तरीके का माहौल कैसे उत्पन्न हुआ। वो अक्षय पात्र से जो खाना आता है बच्चों के लिए, उस खाने में कीड़ा था, उसको हम लोग देख चुके थे, इसलिए बच्चों की थाली में खाना जो ही निकला कीड़ा दिख गया, तो बच्चों को खाने नहीं दिया गया। किस जगह? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ चुकी है और यहां के नागरिकों को असुविधा भी हो रही, जगह जगह पानी जमा हुआ है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, भारतीय सेना, LG साहब का कार्यालय और NDRF की टीमें दिन रात एक कर जनता की सेवा में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके मंत्री जो दोषारोपण करने में लगे हुए हैं। दिल्ली जो है वो भी बारिश की चपेट में आया और यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, LG साहब का ऑफिस है, NDRF की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि NDRF की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। दिल्ली जो है मध्य प्रदेश में संपन्न हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी प्रदेश सरकार पर योग्यताओं का बेरहमी से कत्ल करने का आरोप लगाया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे किए गए और सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश के इन नौजवानों को रोजगार कैसे दें। और यही हाल सिर्फ प्रदेश के नहीं पूरे देश के है कि लगभग 50,000 नए नौजवान रोज निकलते हैं कि उनको कैसे उनकी रोजगार की व्यवस्था करें, कैसे
उनके लिए रोजगार का, क्योंकि हर व्यक्ति के, चाहे आपके परिवार के हों चाहे हमारे परिवार के, हर परिवार के व्यक्ति को ढूंढा जाता है कि एक नौजवान को पढ़ाया जाता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद तैयार होता है और कहीं ना कहीं कैसे रोजगार के अपने सपनों को साकार करते हुए कैसे परिवार को पालन करने का काम करें। पर आज कल कई एमपीईबी के लोगों को शिवराज जी ने बुलाया था, एक नौजवान गया, उसके बाद वो मुझे मिला, क्योंकि वो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें परमानेंट का या उनकी तनख्वाह बढ़ाने का, तो सिर्फ एक काम किया उन गरीबों के साथ कि 6 महीने पहले उन्होंने एक आंदोलन किया था, क्योंकि जबकि आंदोलन की एक परमिशन देश के अंदर है, लोकतंत्र में है, कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। उन्होंने आंदोलन किया, अपने हक की बात करी